नमस्कार। प्रज्ञा संगीतांजलि में आप सभी मित्रों का स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। आज नंबर पार्ट 2 आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। लाला लाजपत राय ने एक सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी बनाई थी। तो एक संस्मरण है कि सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी का लीडर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया गया था। तो उनको वहां से 50 रुपए महीने मिला करते थे। उसमें से वो 50 रुपए वो अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को भेज देते थे घर के खर्चे के लिए। कुछ दिन के बाद उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि भाई खर्चा चल जाता है 50 रुपए में? तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, खर्चा चल जाता है, 40 रुपए में चल जाता है, 10 रुपए में बचा लेती हूँ। औरतें तो वैसा करती है कि बहुत ही कम से कम में खर्चा चलाने की कोशिश करती है। तो अगले महीने से शास्त्री जी ने 50 की बजाय 40 रुपए भेजना शुरू कर दिया और 10 रुपए उन्होंने किसी अन्य कर्मचारी को देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब 40 में काम चल सकता है तो 50 को भेजा जाए। ऐसे तो थे इतना मितव्ययी। और दूसरी बात है, एक बार की बात है कि एक मीटिंग हो रही थी, दावत हो रही थी, शाम का समय था और नेहरू जी और शास्त्री जी में बहुत ही मित्रवत बनती थी। वो नेहरू जी उनको बहुत मानते थे, मजाक भी करते थे। तो पार्टी में उन्होंने चुप्पे से उनके कुर्ते में 2 समोसे डाल दिए और बाद में पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि शास्त्री जी को 2 समोसे जेब में रख के ले जा रहे हैं। शास्त्री जी समझ गए ये मजाक चल रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, असल में हमारी और नेहरू जी की एक ही कार में जाना है, वहीं असली दावत तो हम लोगों की वही होगी, इसीलिए ले जा रहे हैं। तो ऐसे हंसी मजाक भी चलती रहती थी। अगला संस्मरण और सुनाते हैं। अनिल शास्त्री जी ने बताया कि जब शास्त्री जी एक बार रेलवे मंत्री थे, शुरू में जब कैबिनेट बनी थी नेहरू जी की, तो उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था। तो रेलवे मिनिस्ट्री जब थी तो तमिलनाडु में एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले ली और कहा कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। कैसे एक्सीडेंट हो गया, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजकल की तरह नहीं है कि आजकल तो इस्तीफा हर समय विपक्षी मांगने को तैयार रहते हैं और जो सत्ता पक्ष है उसका मंत्री या नेता वो कतई नहीं देता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, अपने आप बिना किसी के मांगे हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं हम मुख्य विषय पर कि 27 मई 1964 को नेहरू जी के पीठ में असहनीय दर्द हुआ और दर्द इतना बढ़ा कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो अब जब नेहरू जी का देहावसान हो गया तो पूरे देश में एक हड़बड़ी सी आ गई और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि नेहरू के बाद कौन, किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। फिलहाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो नियम तो यह है कि संसदीय बोर्ड तय करता है, अपने में से कोई एक नेता चुन लेता है और वही प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। प्रधानमंत्री पद के लिए कई लोग इच्छुक होते हैं। राजनीति में आया हुआ हर व्यक्ति सोचता है एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूं,
तो उस समय भी ऐसा ही था कि कई लोग थे जो मन में ये पाले हुए थे कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पा जाऊं। मोरारजी देसाई एक बड़े नेता थे, वो खुल के सामने आ गए थे कि नहीं, प्रधानमंत्री मुझे ही बनना है और नेहरू जी के बाद सबसे योग्य व्यक्ति मैं ही हूं, तो मैं संभालूंगा देश को। लेकिन विशेष बात आपको बता दें कि के कामराज उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई। उन्होंने सभी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात की, संसदीय बोर्ड के सभी नेताओं से, सिंडिकेट के सभी नेताओं से बातचीत करने के बाद ये तय पाया कि अधिकतर लोगों की राय शास्त्री जी के पक्ष में है, लोग शास्त्री जी को बनाना चाहते हैं। ये बात के कामराज जानते थे, फिर भी के कामराज ने शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति होगा। तो शास्त्री जी ने दो नाम सुझाए। उन्होंने कहा एक जयप्रकाश नारायण और दूसरी इंदिरा गांधी। विशेष बात ये, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बना दिया जाए। यही प्रश्न के कामराज ने मोरारजी देसाई से किया और उनको बताया कि भाई दो नाम शास्त्री जी ने सजेस्ट किए हैं, तो आप बताइए उन दोनों में से किसे बनाया जा सकता है। तो मोरारजी देसाई ने दोनों को रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने कहा इंदिरा तो अभी बच्ची है, भाई वो नेहरू जी की लड़की थी, इनकी पुत्री के बराबर वो भी। भाई मोरारजी देसाई नेहरू जी तो एक तरह से हम उम्र थे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो उन्होंने कहा वो तो अभी बच्ची है। और रही जयप्रकाश नारायण, वो कंफ्यूज आदमी है, तो इसलिए दोनों ही अनफिट हैं। तो उन्होंने कहा फिर कहा कि मुझे बनाया जाए। तब कामराज ने उनको बताया कि नहीं, बहुत अधिकतर लोग जो है वो शास्त्री जी के पक्ष में हैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, शास्त्री अपने को विड्रा कर ले, मैं बनूंगा। और शास्त्री कहाँ बन पाएगा, छोटा सा आदमी है और प्रभावशाली नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री। लेकिन चूंकि संसदीय बोर्ड ने तय कर लिया था, तो ऐसी स्थिति में 2 जून 1964 को संसदीय बोर्ड ने अपना नेता चुन लिया था और जिसको नेता चुना जाता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो 2 जून 64 को चुना गया था और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई। अब प्रधानमंत्री तो बन गए, अब देश इतना बड़ा है, समस्याएं भी बड़ी बड़ी हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं, उन पे आगे बात करूंगा। प्रश्न ये आया कि जो प्रधानमंत्री आवास है, जाहिर है नए प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। लेकिन इंदिरा जी ने एक पत्र लिख दिया शास्त्री जी को और उसमें लिखा कि ये जो नेहरू निवास है इसको नेहरू मेमोरियल में बदल दिया जाए। तो नेहरू मेमोरियल में अभी शास्त्री जी इस पर विचार कर ही रहे थे कि हाँ क्या करना चाहिए। तब तक जो है नेहरू जी की बहन थी, उनका भी पत्र आ गया कि भाई इंदिरा जी बहुत परेशान है, आप जल्दी निर्णय करिए कि 3 मूर्ति भवन में आप रहना चाहेंगे या कि नेहरू मेमोरियल बनाया जाना है। और इसमें इंदिरा जी ने एक बात और लिख दिया था कि भाई नेहरू जी बड़े नेता थे, नेहरू जी से मिलने वाले भी बहुत लोग आते थे, तो जो 3 मूर्ति भवन बहुत बड़ा है और उनके लिए उपयुक्त था क्योंकि बहुत लोग मिलने आते थे, ज़्यादा जगह की जरूरत थी। आप एक छोटे भवन में जाएंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि आपसे उतने लोग तो मिलने आएंगे नहीं। शास्त्री जी को ये बात अजीब सी लगी, उन्होंने कहा लेकिन वो खैर मौन रहे। लेकिन जब उनकी बहन का भी पत्र आया कि नहीं उसको बनाने के लिए प्रेशराइज किया, तो उस पर वो काफ़ी
बहुत उनको अजीब सा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 मूर्ति भवन की तरफ मैं देखूंगा ही नहीं और उसको मेमोरियल ही नेहरू मेमोरियल बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं। तो नेहरू मेमोरियल का मामला ऐसे सुलझा और इनको 10 जनपथ का एक बंगला अलॉट किया गया और 10 जनपथ में रहने लग गए। वही प्रधानमंत्री आवास हो गया। अब उसके बाद बताते हैं कि 1900 बहुत ही जल्दी, यानी इनकी शपथ लेने के कुछ ही दिनों के बाद, शायद 2 ही 3 महीने के बाद, उनके खिलाफ कुछ लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और सदन में उस पर बहस हुई, वोटिंग हुई। बाद में शास्त्री जी की जीत हुई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था गिर गया। किस तरह से उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी फिर बच गई। अब आते हैं कि अन्य समस्याएं जो प्रैक्टिकल वास्तव में समस्याएं थी देश के ऊपर। समस्याएं तो अनेक थी देश में। खाद्यान्न संकट था, दूध का बहुत जबरदस्त संकट था, कई भारत में पंजाब समस्या चल रही थी, केरल में समस्या चल रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उसी बीच में पाकिस्तान के दिमाग में एक बात ये आ रही थी कि 1962 की लड़ाई भारत हार चुका है और सेनाएं बहुत कमजोर हैं और इनको किसी भी बड़े देश का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। अमेरिका जो था पाकिस्तान की तरफदारी करता था, उनको सहयोग करता था। तो उनके मन में आया कि हम ये मौका बहुत अच्छा है, कश्मीर हम ले लें, क्योंकि कश्मीर समस्या जब से पार्टीशन हुआ तब से ये चल रही थी, आज भी चल रही है। उसकी नीयत ये रहती है कि किसी तरह कश्मीर हमको मिल जाए। तो उस समय सदर थे वहाँ के अयूब खान, वो मिलिट्री जनरल थे, राष्ट्रपति जबरदस्ती वहाँ तो मिलिट्री शासन हो जाता है। तो 1 सितंबर वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि गुजरात के कच्छ में कच्छ एक जगह है, वहाँ पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। और हमला करने के बाद करीब 72 स्क्वायर माइल जमीन कब्जा कर ली। अभी शास्त्री जी या यहाँ के लोग, नेता लोग सोचे विचार कर रहे थे, तब तक 1 सितंबर 75 को उसने कश्मीर पर भी हमला कर दिया और बहुत छंद में और बहुत बुरी तरह से मार काट करने लग गया, तोपें लगा दी और बहुत जबरदस्त युद्ध होने लग गया। ऐसी स्थिति में उस समय के जो थल सेना अध्यक्ष थे मिस्टर जनरल JN चौधरी और वायुसेना एयर मार्शल अर्जुन सिंह, ये दोनों लोग सुरक्षा मंत्री YB चौहान, उस समय यशवंत राव बलवंत राव चौहान सुरक्षा मंत्री हुआ करते थे, और शास्त्री जी से मिलने ये दोनों लोग आए और उन्होंने कहा साहब ये तो इतनी बुरी तरह से युद्ध कर रहा है और नियत उसकी ठीक नहीं है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कश्मीर मेरे हाथ से निकल जाएगा और वो कश्मीर पर, पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। तो शास्त्री जी और सुरक्षा मंत्री चौहान के बीच में ये बात हुई कि भाई आखिर क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? हवाई हमला कर देना चाहिए। हम लोग थल सेना में उनसे नीचे वहाँ कश्मीर में सामना नहीं कर पा रही हमारी फौज, अगर हम हवाई हमला करेंगे तभी हम बचा पाएंगे। और वो देखिए अंदर घुसता चला आ रहा है। और तो शास्त्री जी और चौहान साहब जो थे सुरक्षा मंत्री, उन लोगों के बीच में ये हुआ कि अच्छा तो ऐसा किया जाए कि डबल फ्रंट पर उधर अटैक कर दिया जाए, राजस्थान और पंजाब साइड से। तो शास्त्री जी ने कहा कि इसको लाहौर तक ले ले उसका, अगर वो कश्मीर में घुस रहा है और उसने कब्जा कर लिया है तो कोई बात नहीं, हम लाहौर तक घुस जाएंगे अंदर और लाहौर भी ले लेंगे।
तो उस पर इन जनरलों ने कहा साहब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण होगा और इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा होने दीजिए आपत्ति। पहले सीमा का अतिक्रमण उन्होंने किया है, मैंने तो नहीं किया है। और जब वो हमला करके हमारी कश्मीर ही लेने की नियत से आ रहा है तो फिर हमें तो कुछ करना ही है ना। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि ठीक है, आपको पूरी छूट है और आप जो है उनका कब्जा कर लीजिए। बस फिर क्या था, भारतीय सेना बहादुर सेना ही है और वो 62 की तरह कमजोर नहीं थी। 62 में अचानक चाइना ने हमला कर दिया था, उस समय बिल्कुल तैयारी नहीं थी। लेकिन अब 65 में वो बात नहीं थी, ये बात पाकिस्तान समझ नहीं पाया। यहाँ की वायुसेना ने और थल सेना ने घुस के लाहौर की तरफ इतना मारा कि आप समझ लीजिए कि 400 टैंक उनके आग लगा दिए। 97 अमेरिकन पैटर्न टैंक जिनको कहा जाता था अजेय हैं, इनको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। तो भारत के बहादुर जवानों ने 97 अमेरिकन पैटर्न टैंक तोड़ दिए, जिसमें अमेरिका ये सोचता था कि हम इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। 28 टैंक को भारतीय फौज ने उनके कब्जा कर लिया, खुद ले लिया। अब उसके बाद जो है पाकिस्तान तो भागते बना, उसने कहा ये तो उल्टी पड़ गई। वो सोचता था कि मैं आसानी से ले लूंगा, ये तो बहुत उल्टा पड़ गया। और नतीजतन 710 स्क्वायर मील जमीन भारत ने लाहौर साइड में कब्जा कर लिया। यहाँ तक है कि लाहौर कुछ चंद मिनटों या एक आध घंटे की दूरी पर रह गया था। अगर थोड़ा सा युद्ध विराम न होता तो लाहौर ले लेते। इसी बीच अच्छा एक बात और यहाँ बताने की है कि अयूब खान को इतना गलतफहमी थी कि वो कहते थे करे मैं तो चहलकदमी करते हुए टहलते हुए आराम से दिल्ली तक चला जाऊंगा। तो शास्त्री जी ने जवाब दिया, आपको मैं सोचता हूं कि आप दिल्ली तक आने की जहमत क्यों उठाएं, मैं ही लाहौर तक चला आता हूं आपका इस्तकबाल करने। और सचमुच भारत की फौज लाहौर तक के बॉर्डर पे पहुंच गई और अगर मौका मिल जाता तो लाहौर पूरा ले लेते, पाकिस्तान को अपनी औकात का पता लग जाता। लेकिन इधर यूनाइटेड नेशन में इधर अमेरिका ने बहुत दबाव बनाना शुरू कर दिया भारत के ऊपर और उन्होंने कहा नहीं तू वो छोटा देश है, तुम बड़े देश हो, तुम उसको दबा रहे हो और ये नहीं चलेगा और ऐसा है, युद्ध बंद करो। अगर युद्ध बंद नहीं करते हो तो हम जो गेहूं तुमको दे रहे हैं खाने के लिए तुम्हारे देश को, वो हम बंद कर देंगे। अब आपको हम बता दें, ये घटना आगे मैं और विस्तार से बताऊंगा कि एक PL-40 नाम से लाल रंग का छोटे दाने का गेहूं आयात किया जाता था अमेरिका से और भारत में इतना खाद्यान्न संकट था कि यहाँ इतना गेहूं पैदा ही नहीं होता था कि पूरी देश की आबादी खा सके। तो वहाँ से आयात होता था और वही सस्ते कंट्रोल की दुकानें जो थी वहाँ से मिला करता था और मुझे स्वयं अपने बचपन में याद है। तो वो भी देने के लिए अमेरिका ने धमकी दी कि मैं बंद कर दूंगा। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है बंद कर दीजिए, मर नहीं जाएगा भारत। तो इस तरह से शास्त्री जी ने उनकी परवाह नहीं की। लेकिन यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई और यूनाइटेड नेशन में तो आप जानते ही हैं कि सब देशों का एक बड़ी अदालत है। तो उसने जो है 20 सितंबर को युद्ध विराम का प्रस्ताव वहां यूनाइटेड नेशन में पास कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने कहा, 22 सितंबर को कहा कि एक आदेश ही कर दिया कि नहीं अब बिल्कुल युद्ध विराम हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उधर अयूब खान भी दबे, इधर शास्त्री जी ने भी सोचा कि भाई इस देश में दुनिया में रहना है तो सभी देशों से मिल के रहना पड़ेगा और फिर यूनाइटेड नेशन कह रहा है तो इतना आसान भी नहीं है। तो ये दोनों ही सहमत हो गए युद्ध रोकने के लिए और इन्होंने 22 तारीख को अयूब खान ने रात में और उसके बाद शास्त्री जी ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रेडियो पर पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुना।
अब चूंकि युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन सेनाएं दोनों नहीं हटी, सेनाएं दोनों सीमा पर डटी रहीं और बहुत दिनों तक डटी रहीं। बस ये था कि एक युद्ध बंद हो गया था। तब ये हुआ कि भाई कुछ समझौता होना चाहिए दोनों देशों में। कुछ उन्होंने कब्जा कर लिया था, कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये घुस गए थे लाहौर तक और उसने भी कश्मीर का और कुछ हिस्सा वही सब कब्जा कर रखा था। तो सवाल ये उठा कि अब इसका निपटारा कैसे हो। तो इसके लिए रूस के राष्ट्रपति कोसिगिन साहब ने इन दोनों देशों को न्योता दिया और कहा कि आप लोग ताशकंद आइए और वहीं पर मैं आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करूंगा और एक समझौता पहुंचिए। तब 4 जनवरी 1966 से लेकर 10 जनवरी 1966 तक ताशकंद में वार्ता हुई और उस वार्ता में बहुत अवरोध हुए। बहुत सी बातें शास्त्री जी मंजूर कर रहे थे, कई बातें अय्यूब को पसंद नहीं आ रही थी। बहरहाल किसी तरह कोसिगिन के दबाव में और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, तो इस बात पे समझौता हुआ कि ठीक है, दोनों सेनाएं अपने अपने पूर्व के स्थान पे लौट जाएं और जिसने जो हिस्सा कब्जा कर लिया है वो छोड़ दे और भाई दोनों देश मित्र की तरह से रहो। आगे से कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो उनको शांतिपूर्वक हल करो। ये लड़ाई झगड़ा युद्ध करना उचित नहीं है। और इस बात पर दोनों में समझौता हो गया। लेकिन अब 10 तारीख को 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हो गया जब दिन में, तो शाम को एक पार्टी रखी गई और पार्टी रखी गई तो उसमें जाहिर सेलिब्रेट करना था, तो सारे नेता शामिल हुए। तो यहाँ के यूएनआई के जो पत्रकार थे, जो प्रेस सचिव भी थे शास्त्री जी के, तो वो तो शराब वराब पीते नहीं थे। शास्त्री जी तो शुद्ध शाकाहारी थे, मांस मछली शराब बीड़ी तंबाकू सिगरेट इससे उनसे कोई वास्ता ही नहीं था। तो ये दोनों शाकाहारी। तो नैयर साहब पार्टी खत्म रुके रहे कलसी में, लेकिन उसके बाद जाके कमरे में सो गए। शास्त्री जी भी 10 बजे रात को अपने कमरे में आ गए। तो कुछ परेशान से थे, ये जानना चाहते थे कि भाई ये जो समझौता हमने किया है इसकी प्रतिक्रिया भारत में क्या हो रही है। तो उन्होंने अपने घर पे फोन किया, उनकी बेटी ने उठाया और बेटी ने कहा कि हाल चाल सब ठीक है, लेकिन अम्मा हमारी बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा क्या बात हो गई। उन्होंने कहा अम्मा को फोन दो। तो उन्होंने कहा अम्मा फोन से आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बहुत नाराज हैं। वो क्यों नाराज हैं? कहना आपने हाजी पीर और टुथवल पाकिस्तान को क्यों दे दिया। वो इस बात से नाराज हैं कि हाजी पीर और टुथवल जो है आपने पाकिस्तान को दे दिया। सच बात तो है कि शास्त्री जी स्वयं भी इससे परेशान थे। अब उस समय दबाव में अंतर्राष्ट्रीय हो तो गया था। फिर एक और भी बात है, भारत की पॉलिसी है कि हम किसी दूसरे देश की जमीन को नहीं हड़पना चाहते हैं। हमारा विस्तारवादी नीति नहीं है भारत की। और जब जब युद्ध हुए हैं भारत ने पाकिस्तान की जमीन जीती है और हमेशा छोड़ दिया। ये इनकी पॉलिसी है कि हम उन किसी की जमीन भी नहीं लेना चाहिए। अगर दूसरे हम पर अटैक न करें तो हम किसी पर अटैक भी नहीं करना चाहते। तो उसी पॉलिसी का पालन शास्त्री जी ने किया और वो जीती हुई जमीनें भी दे दी। उसके बाद उन्होंने वेंकट रमन एक सेक्रेटरी थे दिल्ली में, उनको जो है फोन किया और कहा कि बताइए वहाँ क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने बताया कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्णा मेनन साहब की वो प्रतिक्रिया आ गई है, वो लोग आपसे खुश नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने बहुत अच्छा नहीं किया है। तो इनको थोड़ा सा और शॉक लगा, कहने लगा कि हमारी पत्नी वो भी नाराज, अटल जी भी नाराज, कृष्णा मेनन तो मेरी पार्टी का आदमी है और अटल जी तो मान लो विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन कृष्णा मेनन भी मुझसे नाराज। तो बहुत अपसेट हो गए थे। और वो कमरे में आपको बता दें कि बहुत बड़ा सा कमरा था जैसा कि बताया गया है, और बहुत बड़ा सुंदर सा बेड था
और उस पर ही इनको, तो ये कमरे में टहलने लगे, टहलते टहलते फिर सोना था, नींद भी आ रही थी। उन्होंने वो ये फ़ोन करके दिल्ली में कहा कि ऐसा है कि मैं काबुल सवेरे जा रहा हूँ, तो वहाँ भारत के जो अखबार हैं काबुल पहुँचा दें किसी सोर्स से, ताकि हमको पता लगे कि वहाँ क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इतनी बात हुई है। और उसके बाद उन्होंने अपने जो उनका नौकर था या रसोइया कौन साथ में गया था, तो उससे कहा कि दूध पिलाओ। रात में सोने से पहले दूध पीते थे, उन्होंने एक गिलास दूध पिया और लेट गए। बस उसके बाद शास्त्री जी उठे नहीं, और उसी रात 1:30-2 बजे 2:30 बजे ऐसा ही कोई समय था, उनका देहांत हो गया। अब ये देहांत अजीब रहस्यमय बात है, आज तक समझ में नहीं आया कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। मोटी मोटी बात ये बताई गई कि वो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से मर गए। लगता भी है कभी कभी कि चूंकि हाजी पीर और टुथवल दे दिया था, और ऐसा था कि जैसे कि ये समझौता में भारत को फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो गया है। हो सकता है इस बात से परेशान रहे हों। हालांकि ये परेशान होने की बात नहीं थी, तो भारत तो पॉलिसी है कि हम नहीं लेते किसी की जमीन, हम दे ही देते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और बाद में उनका शव भारत लाया गया। यमुना नदी के किनारे दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि हुई, और उनकी जो समाधि बनी है उस स्थल का नाम है विजय घाट। बहुत दर्शनीय और बड़े टूरिस्ट आते हैं। गांधी जी की समाधि, नेहरू जी की समाधि, शास्त्री जी की समाधि, और भी कई नेताओं की समाधियां हैं। लोग वहां जाते हैं दर्शन करने और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो इस तरह से ये शास्त्री जी का जन्म भी हुआ, और 2 अक्टूबर 1904 और ये 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे ये बताना बहुत जरूरी है कि इसी बीच में जब बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा था, सियालकोट में भयानक युद्ध चल रहा था, हवाई बमबारी हो रही थी, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने इलाहाबाद का दौरा किया। और इलाहाबाद में उर्वा एक स्थान है, मेजा तहसील है, वहाँ पर उर्वा मेन इलाहाबाद से 25-30 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के साइड में है। तो वहाँ पर जाकर के एक सभा में उन्होंने एक नारा दिया, जो एक अमर नारा है, जय जवान जय किसान। इसमें उन्होंने जवानों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त किया है और किसानों के प्रति भी सम्मान किया है। उनका ये विचार था कि अगर जवान सीमा पे हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो जवान को क्रेडिट जाता है जवानों की वजह से। अगर हम घर में आराम की नींद सो रहे हैं, तो जवान सीमा पर जग रहा है, इसलिए हम यहाँ सो रहे हैं। और किसान खेतों में हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम्हारा पेट भर रहा है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बिना देश चल नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान, जो कि बहुत ही प्रभावशाली हुआ। आज भी उसका उतना ही प्रभाव है जितना उस समय हुआ था। आगे मेरा ख्याल है कि 29 मिनट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक समस्या नहीं थी, समस्याएं अनेकों थी। तो कुछ अन्य समस्याएं और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्मरण, जिनके लिए मैं इसको विराम देके एक और बनाता हूँ। और यूँ समझ लीजिए कि पार्ट 3 बन जाएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो पार्ट 3 बना रहे हैं, और बस इसके बाद उसी को अपलोड कर देंगे। तो धन्यवाद।